पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन और जैक वर्चुअल गेम का लेवल 3 पार कर चुके थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो पूरी इंसानी सभ्यता का भविष्य बदल सकती है। उन्हें पता चलता है कि आज से लगभग 400 साल बाद दूसरे ब्रह्मांड से एक बेहद एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन पृथ्वी पर पहुंचने वाली है। दरअसल उनका अपना प्लैनेट 3 बॉडी स्टार सिस्टम का हिस्सा है, जहां 3 सूर्यों की वजह से कभी भी स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं बन पाता। ऐसे में उनका प्लैनेट अब रहने लायक नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर कब्जा करने का फैसला किया है। जिन अब इस भयानक सच्चाई को समझ चुकी थी, लेकिन जैक को यह सब एक बहुत बड़ा स्कैम लग रहा था। उसे पूरा यकीन था कि यह गेम सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। इसी वजह से उसने गुस्से में आकर गेम छोड़ दिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद वही मिस्टीरियस लड़की उसके सामने आ जाती है और देखते ही देखते जैक की बेरहमी से हत्या कर देती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घर में सीसीटीवी कैमरास लगे होने के बावजूद उस लड़की की एक भी तस्वीर रिकॉर्ड नहीं होती। आखिर वो लड़की कौन थी? वो कैमरा में दिखाई क्यों नहीं दी? और जैक की मौत के पीछे असली मकसद क्या था? अब कहानी यहीं से एक और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। कहानी की शुरुआत 1982 के लंदन से होती है, जहां माइक इवंस ये वेंजी से मिलने एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। तब तक ये वेंजी चाइना के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट को छोड़ चुकी होती है और अब सिंघुया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही है। वह एक हफ्ते के लिए लंदन आई है, जहाँ उन्हें एस्ट्रोफिजिक्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना है। असल में इस मुलाकात के लिए माइक इवंस को खुद ये वेंजी ने लेटर भेजकर बुलाया था। उन्हें देखते ही माइक इवंस कहते हैं कि उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि ये वेंजी आखिरकार उस सीक्रेट प्रोजेक्ट से निकल चुकी है। इसके बाद माइक पूछते हैं, आखिर तुमने मुझे इतने सालों बाद लेटर लिखकर यहाँ क्यों बुलाया? इस पर ये वेंजी कहती है, टाइम अब बदल चुका है। लेकिन माइक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला, मैं आज भी वैसा ही हूँ जैसा तुमने मुझे पहली बार चाइना में देखा था। अगर चाहता तो पूरी जिंदगी वही गुजार देता, लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर इंसान को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। ये वेंजी आखिरकार उन्हें बुलाने की असली वजह बताना शुरू करती है। वह कहती है, नेचर में कोई भी चीज अकेले अस्तित्व में नहीं रहती और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात मैं किससे कहूँ। वह बताती है कि जब वह चाइना के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, तब उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसने पूरी मानव सभ्यता का भविष्य बदल दिया। उन्होंने एलियन सिविलाइजेशन से आए मैसेज का जवाब भेज दिया था और अनजाने में उन्हें पृथ्वी पर आने का निमंत्रण दे दिया था। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। इधर विल को आखिरकार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन और ऑगी डिटेक्टिव क्लैरेंस के साथ बॉस थॉमस के ऑफिस में मौजूद है। वहाँ वे जैक के मर्डर की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। अपने सबसे अच्छे दोस्त जैक की दर्दनाक मौत को देखकर जिन पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे बार बार यही एहसास हो रहा था कि अगर उसने जैक को उस गेम के बारे में नहीं बताया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जैक को मारने वाली मिस्टीरियस लड़की सीसीटीवी में कहीं भी दिखाई नहीं देती। घर में 18 सीसीटीवी कैमरास लगे होने के बावजूद उसके आने और जाने का एक भी फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वो कभी वहाँ आई नहीं थी। जिन खुद को ही जैक की मौत का जिम्मेदार मानकर रोने लगती है। इसके बाद ऑगी डिटेक्टिव क्लैरेंस से साफ शब्दों में कहती है कि चाहे जो भी हो, जैक के किलर को ढूंढना ही होगा। लेकिन डिटेक्टिव के पास फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं था। इसी दौरान जिन बॉस थॉमस को इनविटेशन कार्ड दिखाती है, जिसके जरिए उसे एक सीक्रेट मीटिंग में बुलाया गया था। यह सुनते ही ऑगी भी जिन के साथ वहां जाने की इच्छा जताती है, लेकिन बॉस थॉमस उसे रोक देते हैं क्योंकि उस मीटिंग का इनविटेशन सिर्फ जिन के नाम था। इसके बाद थॉमस जिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम पूरी तरह जैक की मौत के गम में डूबी रहोगी या फिर उसके किलर तक पहुंचने में हमारी मदद करोगी? इसके बाद कहानी बॉस थॉमस और डिटेक्टिव क्लैरेंस की तरफ बढ़ती है। डिटेक्टिव क्लैरेंस बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने माइक इवंस का पता लगा लिया है। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि पैनामैक्स ऑयल टैंकर, जो पिछले 40 सालों से एक बूंद भी तेल डिलीवर नहीं कर रहा, अब एक रहस्यमय ठिकाने में बदल चुका है। डिटेक्टिव का अंदाजा है कि उस टैंकर पर करीब 1000 लोग रह रहे हैं। इतना ही नहीं,
उन्होंने उस जहाज की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भी ट्रेस कर ली है। फिलहाल वो मेडिटेरेनियन सी में अलेक्जेंड्रिया से लगभग 200 माइल्स नॉर्थ की तरफ मौजूद है। मेरे हिसाब से अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन बॉस थॉमस उनकी बात से सहमत नहीं होते। वो शांत लहजे में कहते हैं, अभी नहीं, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके बाद कहानी हमें उसी मिस्टीरियस शिप पर ले जाती है जिसकी तलाश डिटेक्टिव क्लैरेंस और बॉस थॉमस कर रहे थे। यही वो शिप है जहां माइक इवंस रहता है। इस शिप का नाम है जजमेंट डे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस शिप पर लगभग 1000 लोग एक साथ रहते हैं और समुद्र के बीचों बीच अपनी एक अलग ही दुनिया बसा चुके हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ रहने वाला हर इंसान शांति यानी एलियन सिविलाइजेशन को अपना लॉर्ड मानता है। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें तब देखने को मिलता है जब एक छोटी सी मासूम बच्ची माइक इवंस के पास आकर पूछती है, क्या हमें अपने लॉर्ड से मिलने के लिए अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा? ये सुनकर माइक इवंस प्यार से मुस्कुराता है और कहता है, हमारे लॉर्ड जब चाहें तब आ सकते हैं और बहुत जल्द हम सब उनसे मिलने वाले हैं। इसी बीच फीलिक्स माइक इवंस के पास आता है और उसे अगले दिन होने वाले लंदन समिट की जानकारी देता है। वह यह भी बताता है कि जैक ने VR गेम छोड़ दिया था, लेकिन फीलिक्स के चेहरे पर साफ बेचैनी दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए वो माइक इवंस से पूछता है, क्या हमें अपनी सिक्योरिटी और बढ़ा देनी चाहिए? लेकिन माइक इवंस बिना जरा भी घबराए हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, सिक्योरिटी की हमें क्या जरूरत है? हमारे साथ हमारे लॉर्ड है और जब तक उनका साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर माइक इवंस अपने रूम की तरफ चला जाता है। आपको बता दूं कि माइक इवंस जिस लॉर्ड से स्पीकर के जरिए बात कर रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि शांति थे। वही एलियन सिविलाइजेशन जो अपने 3 बॉडी स्टार सिस्टम वाले प्लैनेट को छोड़कर पृथ्वी पर नई बस्ती बसाने के इरादे से आ रही थी। अपने कैबिन में पहुंचने के बाद माइक इवंस शांति को अगले दिन लंदन में होने वाली उनकी सीक्रेट मीटिंग के बारे में बताने लगता है, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शांति उसे रोक देते हैं। वे कहते हैं, अब वह मीटिंग सीक्रेट नहीं रही, तुम्हारे दुश्मनों को उसके बारे में पता चल चुका है। फिर शांति एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं, वे सैटेलाइट के जरिए अभी भी तुम पर नजर रखे हुए हैं। ये सुनते ही माइक इवंस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली बार उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देता है, लेकिन शांति तुरंत उसे भरोसा दिलाते हैं, घबराओ मत, तुम बस अपना काम करते रहो, हम तुम्हारी और तुम्हारे साथ रहने वाले हर इंसान की सुरक्षा करेंगे। ये सुनते ही माइक इवंस के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। इसके बाद माइक इवंस इंसानों की एक ऐसी आदत के बारे में बताने लगता है जिसे सुनकर खुद एलियंस भी हैरान रह जाते हैं। वो उन्हें एक कहानी के जरिए समझाता है कि इंसान झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन शांति के लिए ये बात बिल्कुल नई थी। उनकी सिविलाइजेशन में कोई भी किसी से झूठ नहीं बोल सकता था, क्योंकि उनके प्लैनेट पर लोग शब्दों से नहीं बल्कि सीधे एक दूसरे के माइंड को पढ़कर कम्युनिकेट करते थे। ऐसी दुनिया में झूठ बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसीलिए ली शांति कभी समझ ही नहीं पाए थे। माइक इवंस की बात सुनकर कुछ पल के लिए शांति पूरी तरह शांत हो जाते हैं, मानो वे इस नई जानकारी को समझने की कोशिश कर रहे हों। कुछ सेकंड बाद उनकी आवाज दोबारा सुनाई देती है। वे कहते हैं, अब हम झूठ का मतलब समझ चुके हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं उन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान झूठ बोलते हैं, इसलिए अब हमें इंसानों से खतरा महसूस होने लगा है। और फिर शांति एक ऐसी बात कहते हैं जो सब कुछ बदल देती है। हम और इंसान कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। न कहकर शांति अचानक संपर्क तोड़ देते हैं। ये सुनते ही माइक इवंस के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। घबराई हुई आवाज में बार बार अपने लॉर्ड को पुकारता रहता है, लेकिन इस बार दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। इसी दौरान दूसरी तरफ जिन उस सीक्रेट मीटिंग के लिए निकल चुकी है, जहां उसे इनविटेशन के जरिए बुलाया गया था। कुछ ही देर में वह बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पहले से ही वही सभी लोग मौजूद थे जिन्होंने VR गेम को सक्सेसफुली पूरा किया था। इसी बीच जिन की मुलाकात एक बार फिर उसी मिस्टीरियस लड़की से होती है जिसने जैक की हत्या की थी। वो लड़की अपना नाम थटियाना बताती है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर बस कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं और तुमसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी होगी। ये बात सुनते ही दूसरी तरफ डिटेक्टिव क्लैरेंस और बॉस थॉमस पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी के मुताबिक इस ऑर्गेनाइजेशन का माइक इवंस था और इस वक्त माइक इवंस तो अपनी शिप जजमेंट डे पर मौजूद था।
जिस पर उनकी टीम लगातार सैटेलाइट के जरिए नजर रखे हुए थी। तो फिर वो उनकी निगरानी से बचकर यहाँ कैसे पहुँच सकता था? लेकिन अगले ही पल सारा सच सबके सामने आ जाता है। स्टेज पर मौजूद एक शख्स ऐलान करता है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर डॉक्टर ये वेंजी का। अब क्लैरेंस और थॉमस को समझ आ चुका था कि ये वेंजी और उसकी ऑर्गेनाइजेशन शुरू से ही उनके हर कदम पर नजर रखे हुए थे। उन्हें उनके लगभग हर प्लान की जानकारी थी। लेकिन एक सवाल अब भी उनके मन में था कि अगर ये वेंजी सब कुछ जानती थी तो फिर उसने उन्हें अपनी जासूसी करने क्यों दी? उधर जिन को भी अब एक बहुत बड़ा सच समझ में आ चुका था। ये वेंजी ने उसे जो हेडसेट दिया था वो कभी वेरा का था ही नहीं। वह हेडसेट शुरू से जिन के लिए ही तैयार रखा गया था। इसी दौरान ये वेंजी स्टेज पर आती है और वहाँ मौजूद नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मकसद के बारे में बताना शुरू करती है। जब मैं जवान थी मैंने अपने देश को टूटते हुए देखा। मेरा परिवार बर्बाद हो गया। मुझे ऐसी जगह भेज दिया गया जो किसी नर्क से कम नहीं थी। मैंने इंसानों को एक दूसरे को बेरहमी से मारते देखा, सिर्फ प्रोग्रेस और आइडियोलॉजी के नाम पर। और आज क्या बदला है? कुछ भी नहीं। इंसान आज भी एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं और अपने ही ग्रह को भी धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। हम खुद को बचाने की ताकत नहीं रखते, लेकिन हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ये वेंजी आगे कहती है, हमसे 4 लाइट ईयर्स दूर शांति नाम की एक सिविलाइजेशन रहती है। उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिखाए हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, जबकि उनका अपना प्लैनेट हमेशा केओस से घिरा रहता है। और अब वे हमारे पास आ रहे हैं। वे हमें सिखाएंगे कि इस दुनिया में कैसे जिया जाता है, कैसे एक बेहतर सिविलाइजेशन बनाई जाती है और कैसे सर्वाइवल किया जाता है। फिर वह कहती है, वे अविश्वसनीय स्पीड से हमारी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उन्हें लगभग 400 साल लगेंगे। इन 400 सालों की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे बच्चों की है और आने वाली हर पीढ़ी की है। हमें दुनिया को उनके आगमन के लिए तैयार करना होगा, ताकि जब शांति यहाँ आए तो हमारा भविष्य उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो। ये वेंजी की ये बातें सुनकर जिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद ये वेंजी अपनी स्पीच खत्म करते हुए कहती है, मैं इस मूवमेंट में मेरे सबसे बड़े साथी माइक इवंस का थैंक यू करती हूँ और हमारे लॉर्ड शांति वे भी आप सभी का थैंक यू करते हैं। हम उन्हें अपनी पूरी दुनिया एक उपहार के रूप में सौंप देंगे, ताकि वे वह कर सके जो हम इंसान कभी नहीं कर पाए, ताकि वे इस दुनिया को ठीक कर सके जिसे हमने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है। लेकिन तभी अचानक डिटेक्टिव क्लैरेंस की टीम वहाँ पहुँच जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरे हॉल को चारों तरफ से सोल्जर्स घेर लेते हैं। यह देखते ही थटियाना और उसके साथी भी अपनी गन्स निकाल लेते हैं और देखते ही देखते दोनों तरफ से जबरदस्त गन फाइट शुरू हो जाती है। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। इसी बीच क्लैरेंस थटियाना के पैर पर गोली मार देता है, जिससे वो घायल हो जाती है। मौका मिलते ही वो जिन को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाल लेता है। लेकिन दूसरी ओर इस पूरी अफरा तफरी के बीच ये वेंजी बिल्कुल शांत बैठी रहती है। उनके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। उन्हें पूरा विश्वास था कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब शांति की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। कुछ ही देर में सोल्जर्स ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों पर पूरी तरह काबू पा लेते हैं। ये वेंजी और उसके लगभग सभी फॉलोअर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन थटियाना पैर में गोली लगने के बावजूद किसी तरह वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। कुछ समय बाद कहानी स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में पहुँचती है, जहाँ डिटेक्टिव क्लैरेंस ये वेंजी से पूछताछ कर रहा होता है। हैरानी की बात ये थी कि ये वेंजी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके लगभग हर सवाल का जवाब दे रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि अब उनके पास ऐसा कोई राज नहीं बचा है जिसके सामने आने से शांति के मिशन पर कोई फर्क पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद शांति उन्हें कभी अरेस्ट होने ही नहीं देते। पूछताछ के दौरान क्लैरेंस उनसे एक बेहद निजी सवाल पूछता है, हमें तुम्हारे और माइक इवंस के रिश्ते के बारे में पता चला है, क्या माइक इवंस वेरा के पिता है? कुछ पल चुप रहने के बाद ये वेंजी जवाब देती है, हाँ, माइक इवंस ही वेरा के पिता है। लेकिन वह आगे कहती है, मैंने ये सच कभी वेरा को नहीं बताया और न ही उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताया। उसकी वजह भी वो खुद बताती है, क्योंकि वेरा की सोच हमसे बिल्कुल अलग थी। वो हमारे मकसद को कभी स्वीकार नहीं कर पाती। ये सुनकर क्लैरेंस अगला सवाल करता है, फिर वेरा ने सुसाइड क्यों की? इस पर ये वेंजी गहरी सांस लेते हुए कहती है, बदकिस्मती से एक दिन वेरा ने वे सारे मैसेजेस पढ़ लिए
जो माइक इवंस ने मुझे भेजे थे। उन्हीं मैसेजेस से वेरा को पहली बार ये पता चला कि हम एक अनजान एलियन सिविलाइजेशन को पृथ्वी पर बुला चुके हैं। उसे लगा कि हमने पूरी मानव सभ्यता की जिंदगी को दाव पर लगा दिया है और शायद यही सच वह कभी स्वीकार नहीं कर पाई। ये वेंजी आगे बताती है कि यह सच वेरा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे लगा कि उसकी अपनी माँ ने पूरी मानव सभ्यता को खतरे में डाल दिया है। इसी सदमे में वेरा ने अपनी जान दे दी। इसके बाद डिटेक्टिव क्लैरेंस ये वेंजी से उसकी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी कई सवाल पूछता है। हैरानी की बात ये थी कि ये वेंजी बिना किसी झिझक के उसके लगभग हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देती है। आखिर में ये वेंजी बॉस थॉमस की तरफ देखती है और पूरी दृढ़ता के साथ कहती है, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि शांति क्या करने की क्षमता रखते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें समझ चुके हो, लेकिन सच ये है कि तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वे आ रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो हल्की सी मुस्कुराती है और अपनी आखिरी बात कहती है, और जिस दिन वे यहाँ पहुँचेंगे उस दिन तुम खुद उनके आने के लिए शुक्रगुजार होगे। ये वेंजी के इन शब्दों के साथ ही माहौल में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। एक तरफ इंसान पूरी ताकत से आने वाले खतरे को रोकने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग उसी खतरे का खुले दिल से स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब असली सवाल ये है, क्या इंसान 400 साल बाद आने वाले शांति का सामना कर पाएंगे? और आखिर शांति की असली ताकत क्या है जिसके सामने ये वेंजी तक इतना भरोसा जता रही है? इन्हीं अनगिनत सवालों और जबरदस्त सस्पेंस के साथ 3 बॉडी प्रॉब्लम का एपिसोड 4 यही समाप्त होता है।